respiratory system. To understand the process of breathing. In humans, the main organs responsible for respiration are present in the thoracic cavity. In the thorax region, the rib cage and a dome-shaped fibrous tissue, known as the diaphragm, are observed. Present within the rib cage are the pleural membranes, which enclose the lungs. The right lung is divided into 3 lobes: the right superior, right middle, and the right inferior lobe. The left lung is smaller and has only 2 lobes, the left superior and the left inferior lobe. Both the lungs are associated externally with small tubular bronchi, which unite and extend into the trachea. The trachea has incomplete C-shaped rings of cartilage, which prevent the tracheal wall from collapsing. The trachea leads into the pharynx, which is connected to the nostrils. As we breathe in air, the oxygen molecules enter the nostrils and travel downwards through the pharynx and trachea to finally reach the bronchi. From each bronchus, oxygen travels into the lungs. Within the lungs, the bronchus divides repeatedly to form bronchioles. Oxygen travels through these bronchioles and reaches the alveoli, each of which is surrounded by a network of capillaries. A section of one alveolus shows the presence of numerous alveolar chambers with pores. Blood, containing RBCs, is seen flowing through the capillaries. The oxygen molecules from the alveolus diffuse into the capillary and then get absorbed by the bluish-purple RBCs. This causes oxygenation of the RBCs, and a transition in their color from bluish-purple to red is observed. The blood moving into the alveolus contains RBCs and carbon dioxide molecules. These molecules are released into the alveolus. The carbon dioxide collects in the alveolar chamber. And then from the alveolus, it travels through the bronchioles into the bronchus, which finally reaches the trachea and is breathed out through the nostrils. So the process. Hey guys, good morning to all. मैं आपका दोस्त एनपी आपका YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम रेस्पिरेशन पढ़ने जा रहे हैं और रेस्पिरेशन में देखेंगे कि हमने जो डाइजेशन में फूड मटेरियल को डाइजेस्ट किया और जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बना, तो उस ग्लूकोज का कैसे इस रेस्पिरेशन द्वारा, अर्थात जो हम एनवायरनमेंट में श्वसन द्वारा ब्रीथिंग करते हैं, जो जिससे ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन से किस तरीके से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और हमें किस तरीके से हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और किस तरीके से एनर्जी क्रिएट होगी जो हमारी दैनिक क्रियाओं में चलने फिरने या से रिलेटेड और भी पूरी दिन की सारी एक्टिविटी में जो एनर्जी हमारी बॉडी में हेल्प करती है वो कैसे रिलीज होती है। तो हम समझने का प्रयास करेंगे आज श्वसन के बारे में। श्वसन है क्या? श्वसन प्रत्येक जीव जीवित रहने के लिए, प्रत्येक एनिमल एनवायरनमेंट में मतलब इसे प्रत्येक एनिमल जीवित रहने के लिए जो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन का लेना और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करना ही श्वसन कहलाता है। अर्थात जो हम ब्रीथिंग में इनहेलेशन करते हैं अर्थात ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, इस प्रोसेस को ही हम श्वसन कहते हैं। श्वसन में जब देखेंगे, श्वसन हमारा
3 टाइप में होता है, अर्थात हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ताकि हमें आसानी हो समझने में। एक तो श्वसन जो हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, फिर ऑक्सीजन का बॉडी लंग्स में पहुंचकर और ब्लड वेसल्स के माध्यम से ब्लड से ट्रांसपोर्ट होकर अपनी बॉडी की प्रत्येक सेल्स तक जाने की प्रोसेस को भी एक पार्ट में डिवाइड किया गया है। अर्थात हम जो एक्सटर्नल इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और एनवायरनमेंट में ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं लंग्स द्वारा। दूसरा लंग्स से बॉडी का ऑक्सीजन का ब्लड के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होना, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस दूसरा पार्ट हो गया। और तीसरा पार्ट है इंटरनल रेस्पिरेशन, अर्थात सेलुलर इंटरनल रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। रेस्पिरेशन क्योंकि जो सेलुलर हम जब ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से लेते हैं और वो जब लंग्स पर पहुंचती है और फिर ब्लड के माध्यम से प्रत्येक सेल्स तक जाती है, और जब ये प्रत्येक सेल्स तक जाती है तब वहाँ सेल्स में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके से ये ऑक्सीजन वहाँ पहुँचता है और ब्लड के माध्यम से जो फूड मटेरियल ग्लूकोज बनता है वो भी पहुँचता है, किस तरीके से ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन से किस तरीके से हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और किस तरीके से दूसरा माध्यम सेलुलर में एनर्जी क्रिएट होती है। तो सेलुलर में ये जब ऑक्सीडेशन होता है तो सेलुलर इंटरनल रेस्पिरेशन हो जाता है, और बॉडी में जो ब्लड के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है तो उसे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कहते हैं। और तीसरा जो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो हम एनवायरनमेंट से लेते हैं। तो हम इन्हें आसानी से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी में जो लंग्स होता है, वो लंग्स हमारा जो रिब्स कैप होता है, जो मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम में बताया था कि 24 जो रिब्स कैप्स होती हैं, इसे हम वक्ष गुहा कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में थोरेसिक कैविटी कहते हैं। इधर ही हमारा लंग्स प्रेजेंट होता है, और इस लंग्स की संरचना कुछ इस तरीके से है, जो कि बाह्य संरचना अर्थात जो हम बाहर से देखते हैं वो किस तरीके से दिखाई देता है, और ये उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है कि इसके अंदर जो लोब हैं ये 2 लोब में डिवाइड होता है। बाह्य संरचना को हम 2 लोब में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट लोब जो इसका राइट लोब होता है जो वो लेफ्ट की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है, इसलिए हम राइट लोब को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जबकि लेफ्ट लंग्स को लोब या लंग्स कह सकते हैं दोनों को। तो ये लेफ्ट लंग्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। लेफ्ट लंग्स हुआ लेफ्ट सुपीरियर और लेफ्ट इंफीरियर, और राइट जो लंग्स है उसे राइट सुपीरियर और राइट मिडल और राइट इंफीरियर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये जो संरचना इसमें सर्किल टाइप की दिख रही है, और ये पूरी नाल दिख रही है जो हमारी इधर से लेके इधर तक का पार्ट है। तो ये जो पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट हमारा यहाँ फेरिंग्स है और लैरिंग्स है। अच्छा, मैं आपको ये फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रेकिया ये क्या है, मैं आपको पहले EKG में बताऊं कि किस तरीके से ऑक्सीजन हमारे बॉडी में इंटर करती है। और तो देख सकते हैं कि पहले नोज जो हम ये नोज एनवायरनमेंट से जो भी ऑक्सीजन या गैसेस होती हैं उन्हें नोज के माध्यम से लेते हैं, फिर नेजल कैविटी में जाती है, अर्थात जो होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है। उसमें लगभग पर डे 1/2 लीटर के समथिंग म्यूकस सीक्रेट होता रहता है, सेक्रेट होता रहता है। और जिस तरीके से एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया और कीटाणु आते हैं उनको रोकने का भी म्यूकस में ही चिपक जाते हैं, वो अंदर नहीं जाने देते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं। और इस तरीके से फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स एक ऐसी संरचना है जिसमें
हमारी जो पाइप ईसोफेगस वाली पाइप फूड पाइप थी उससे ही कनेक्ट होते हुए आती है। और लेरिंक्स जो है ट्रेकिया और फेरिंक्स को जोड़ने का काम करता है। और लेरिंक्स जो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, लेकिन लेरिंक्स भी अपने आप में एक महत्व है उसका भी। ये जो है कुछ इस तरीके से संरचना होती है कि जब फेरिंक्स तक तो चीज़ें खाना फूड पाइप जो भी है वो एक साथ आता है, लेकिन ये फेरिंक्स को हम कह सकते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पार्टिसिपेट करता है और रिस्पायरेशन में भी पार्टिसिपेट करता है। लेकिन ये जो लेरिंक्स जो है लेरिंक्स में ये जो आपको ये संरचना दिख रही है लेरिंक्स में, ये सर्कल टाइप में, लीफ टाइप में, तो ये लीफ टाइप की संरचना होती है। इसे एपिग्लोटस कहते हैं, इसे एपिग्लोटस कहते हैं, इसे एपिग्लोटस कहते हैं, एपिग्लोटस कहते हैं। ये लेरिंक्स का ऊपरी हिस्सा होता है। जब हम फूड मटेरियल खाते हैं तो ये इसको ढक लेता है और खाना इसी तरीके से पीछे वाली, जैसे कि मैंने बताया था कि आगे जो पोर्शन होता है ये श्वसन का काम करता है। इसके जस्ट पीछे एक नाल होती है, वो ईसोफेगस वाली डाइजेशन के लिए यूजफुल होती है। तो ये जो लेरिंक्स है, ये जैसे ही हम कुछ खाना ना खाते हैं तो ये ऑटोमेटिक इसको ट्रेकिया वाले रूट को बंद कर देता है, ताकि फूड मटेरियल हमारी श्वसन तंत्र में ना जा पाए, जिससे हमारी बॉडी को कोई नुकसान हो, हार्म हो। और इस तरीके से ये हमारा जैसे ही बंद क्लोज हो जाएगा तो फूड इस तरीके से इधर से निकल जाएगा और ये इस तरीके से इसे क्लोज कर लेगा और फूड ऐसे चला जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, अर्थात ईसोफेगस के माध्यम से स्टोमक में, और ये क्लोज हो जाएगा। तो ये जो एपिग्लोटस होता है, ये लेरिंक्स इसे क्लोज कर लेता है। ये लगभग वोकल कैविटी, इसे वोकल बॉक्स, वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भी हम ध्वनियाँ हमारी पित होती है, जैसे कहते हैं महिलाओं की आवाज़ पतली होती है, जेंट्स की थोड़ा भारी होती है, तो वो इसलिए क्योंकि महिलाओं की इसमें पिच क्या होती है कि ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी पतली होती है, और जबकि हमारी भारी कम होने के कारण हमारी भारी होती है। तो यहाँ ये थोड़ा हमारी जो आवाज़ पतली होना मोटी होना ये डिसाइड करती है ये लेरिंक्स। और ये लेरिंक्स जो होती है ये फीमेल की अपेक्षा ह्यूमन में कुछ ज़्यादा उभार रखती है, बड़ी होती है, वो संरचना दिखाई भी देती है। जैसे कि आपको ये मेरी संरचना ये दिखाई दे रही होगी, ये लेरिंक्स है और ये वॉइस बॉक्स की तरह ही है जो हमारी आवाज़ को एक दिशा प्रदान करती है। और ये जो सर्किल आकार की टाइप की संरचना दिख रही है इसे ट्रेकिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ट्रेकिया कहते हैं। अब हमने लंग्स की बाह्य संरचना को समझ लिया है, अब हम चलते हैं इंटरनल संरचना पर और समझने का प्रयास करेंगे क्या नोज क्या है, नोज की कैविटी क्या है। हमने बताया था कि ये पहले नोज में जाता है, फिर नेजल कैविटी में ऑक्सीजन जाती है, फिर फेरिंक्स के माध्यम से लेरिंक्स, लेरिंक्स के माध्यम से ट्रेकिया, ट्रेकिया के माध्यम से ब्रोंकोई, ब्रोंकोई इसे ब्रोंकोई कहते हैं। ये जो संरचना ट्रेकिया के बाद ये संरचना कई तार रूपी में ऐसे ऐसे इधर उधर निकल जाती हैं। ये फैली हुई संरचना जो आपको दिखाई दे रही है कई ब्रांचेज में, जैसे पेड़ की शाखाएं डिवाइड होती हैं वैसे ही कई शाखाओं में डिवाइड हो जाती है, जिसे ब्रोंकोई कहते हैं। और इसमें जो गोल गोल संरचना होती है इस संरचना को हम एल्वोलाई कहते हैं। ये आप केमिस्ट्री में जो रिएक्शन वगैरह पढ़ते हैं तो मैं समझाने का प्रयास करूँ कि किस तरीके से इसमें C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज होता है और इसमें इस तरीके से ऑक्सीजन का मिलना, क्रिया करना, और इस तरीके से इसमें 6CO2 और प्लस 6H2
प्लस एनर्जी क्रिएट होती है। यही वो क्रिया है जो ग्लूकोज की एनर्जी उत्पन्न करता है ऑक्सीजन से क्रिया करके, और कैसे CO2 और जल का निर्माण करता है। यही CO2 हमारे प्लाज्मा में घुलकर, हमने कहा था कि ब्लड में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। RBC जब ऑक्सीजन लेके जाती है हेमोग्लोबिन के माध्यम से तो हम उसे ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं, और जब वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वही ब्लड RBC लाती है तो उसे हम कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। इसी तरीके से ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट से हम लेते हैं वो फेरिंग्स एंड नोज और नेजल कैविटी से होती हुई, नेजल कैविटी में बताया कि म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, काफ़ी म्यूकस पदार्थ वो क्रिएट करता है ताकि हमारी बॉडी में बैक्टीरिया और कीटाणु ना प्रवेश कर पाए। तो वो म्यूकस प्रतिदिन लगभग 1/2 लीटर के समथिंग सेक्रेट करता है। फिर इस तरीके से फेरिंग्स में के माध्यम से लैरिंग्स और लैरिंग्स से ट्रैकिया होते हुए ब्रोंकाई तक पहुंचती हैं। ब्रोंकाई ये संरचना होती हैं जो ब्रांच टाइप में डिवाइड हुई हैं, और एल्वोलाई जो होती है, ये गोल संरचना आपको दिख रही होगी, ये एल्वोलाई है। इसमें जब ऑक्सीजन एंटर करती है तो इसमें ऑक्सीजन जब एंटर करती है और इसके ऊपर पतली लेयर रूपी संरचना होती है। इस संरचना में ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो चिपके हुए होते हैं, और ब्लड वेसल्स में जो ऑक्सीजन का एल्वोलाई में प्रेजेंट ऑक्सीजन का प्रेशर 104 mmHg होता है, जबकि ब्लड वेसल्स में इसका प्रेशर 40 mmHg होता है। अब 104 mmHg प्रेशर होने के कारण और ब्लड वेसल्स का प्रेशर लो होने के कारण ये हमारी ऑक्सीजन उस ब्लड में एल्वोलाई से ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाती है। फिर वही ब्लड बहता हुआ हार्ट से होते हुए और सीधे हमारी प्रत्येक सेल्स तक पहुंचता है, और जब प्रत्येक सेल्स में पहुंचेगा तो फिर वही एक प्रोसेस करेगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और जल और एनर्जी को रिलीज करेगा। आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं। और जब भी हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं तो वो 21% लेते हैं, 21% जैसे कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, और हम जब और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, और नाइट्रोजन भी हम 78.09% लेते हैं। लेकिन जब हम रिलीज करते हैं अर्थात बाहर एक्सहेलेशन करते हैं तब 78.09% नाइट्रोजन तो जैसे कि तैसे ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि हम उसका यूज नहीं करते हैं। और ऑक्सीजन जो 17% है वो 21% थी, वो 17% रिलीज हुई, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने 0.03% ली थी वो 4% में रिलीज हुई। क्योंकि जो हम ऑक्सीजन 21% लेते हैं और वो 17% रिलीज करते हैं, तो वो जो 4% का गैप है वो जाके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ही 4% रिलीज हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा इंटरनल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। और जब ट्रांसपोर्ट ब्लड के माध्यम से, मैंने कहा एल्वोलाई का प्रेशर ज़्यादा हो, एल्वोलाई में ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रेशर होने के कारण 104 mmHg, और ब्लड का प्रेशर RBC का प्रेशर कम होने के कारण वह उसी में इंटर कर जाती है ऑक्सीजन, और उसमें RBC में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्रिया करके उस ब्लड को ले जाती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हार्ट पंप करता है और ब्लड को प्रत्येक सेल्स तक पहुंचाने का वर्क करता है। और इस तरीके से जब ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड के माध्यम से सेल्स तक पहुंचती है तो सेल्स में प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ हमने बताया था आपको कि जो हमारे
किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लूकोज बना था और किस तरीके से उस हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लेयर थी ब्लड वेसल्स की, किस तरीके ग्लूकोज ट्रांसफ़र हुआ और ग्लूकोज किस माध्यम में ब्लड के माध्यम से पहुंचा सेल्स तक, और इस तरीके से रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन भी सेल्स तक पहुंचा। और दोनों ही पहले जब सेल में एंटर करते हैं तो उसमें उपस्थित साइटोप्लाज्म में क्रिया करते हैं, तो ग्लाइसोसिस प्रोसेस करते हैं, और ग्लाइसोसिस के बाद जब वो सीधे माइटोकॉन्ड्रिया में सेल्स में प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करते हैं, तो उसमें जो क्रिस्टी मैट्रिक्स और क्रिस्टी प्रेजेंट होता है, तो क्रिस्टी में एक क्रेब्स साइकिल बनाते हैं जिसमें 38 ATP एनर्जी का उत्पादन करते हैं, जबकि ग्लाइसोसिस में ये 2 पायरुविक अम्ल और 4 एरोबिक और एनारोबिक दोनों टाइप में करता है, तो लगभग 4 ATP एनर्जी इधर उत्पन्न करता है। इस तरीके से ATP में एनर्जी होती है इनकी जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होती है। वैसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं ATP को, और ये एनर्जी हमारी बॉडी के लिए जो हम यूज करते हैं दैनिक क्रियाओं में, वो हमारे लिए यूजफुल है।